क्लास। तो कल हम लोग कहाँ तक थे? अब आज आर्टिकल 18 रिफरेंस्ड आर्टिकल 18। ठीक है, चलो क्या था आर्टिकल 18? डू यू रिमेंबर? क्या परिवारवाद? हाँ, अच्छा। नाउ फाइनली आर्टिकल 18 से पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। वैसे ये इक्वलिटी यानी समानता पे लास्ट आर्टिकल है, पता है ना आपको? ये 14, 15, 16 से लेकर के 18 तक रहता है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीजें और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये बताओ वॉइस साफ आ रही है? ठीक है, एक्चुअली थोड़ी आज तबीयत ज़्यादा सही है, उसके पीछे स्टोरी है। सुबह 6 बजे घर में मेरे जो है एक बंदर घुस गया था, ठीक है, और वो मेरी 2 ब्लैक टी शर्ट ले गया, पता नहीं किस बंदरिया को देगा, लेकिन ले गया तो ले गया। चलो, तो उसका फंडामेंटल राइट था, उससे नहीं 14 फरवरी का तक रुक मिला, पहले ही आ गया। चलो शुरू कर। अब एक बार मैं आपको फिर से सारी चीजें रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और आज भी ऐसा है जो नया आया वो आज ही आया हो। आज आप पहली बार क्लास लेने आए पॉलिटी की, ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? स्वर्ण। गुड। स्वरा भास्कर क्या कह रहे हो? हाँ, श्वेता। श्वेता ऊंचा सुनता हूँ मैं, ये लोग जानते हैं। चलो नाउ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट आता है। इस स्टेट को उत्तराखंड, यूपी, एमपी समझने की गलती मत करना। इस स्टेट का मतलब ये है जो लॉ बनाता है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है ना, जो विधि बनाता है। फिर फाइनली हमने देखा था कि हो सकता है इस स्टेट को एक दिन खुद पर घमंड हो जाए, यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाए। तो फिर स्टेट ये सोचे कि मेरे पास तो रूल बनाने की शक्ति है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के भी कोई भी अधिकार को कम कर सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से इस स्टेट पर आर्टिकल 12 पर रोक लगाने के लिए एक और आर्टिकल बनाया गया। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 30। उसने कहा कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो कि पार्ट 3 को वायलेट करे, एब्रोगेट करे, कॉन्ट्रावीन करे, यानी छीने, हटाए, उल्लंघन करे, और जिसे आप प्यार से कहते हो आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आर्टिकल 12 स्टेट, आर्टिकल 13 लॉ। आर्टिकल 13 ने इस स्टेट को सीमित कर दिया है कि ये कोई भी विधि बना सकता है, ठीक है, परंतु ये वो विधि नहीं बनाएगा जो आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 को छीन सकती हो। ये बात पता है ना आपको? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि आर्टिकल 14 के अंदर 2 चीजें होती हैं। किसी को याद है क्या 2 चीजें होती हैं आर्टिकल 14 के अंदर? हाँ बताइए। ठीक, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। वेरी गुड। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पीछे वालों ब्रिटिश असेंट, इज इट क्लियर? गुड। चलो, तो आर्टिकल 14 में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक 7 साल का बालक था, एक 21 साल का बालक था। इसने भी हत्या कर दी और इसने भी हत्या कर दी, और हत्या की सजा जो है वो वैसे तो आजीवन कारावास है, और अगर बहुत ज्यादा गंभीर है तो फांसी भी है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है समानता की। तो आप बताओ क्या इन दोनों को फांसी दे देनी चाहिए? हत्या माने हत्या, या इन दोनों के बौद्धिक क्षमता के अनुसार इन्हें सजा देनी चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन निर्भया कांड में इससे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि निर्भया कांड में जो दोषी था, आई थिंक विनय ठाकुर, उसकी एज थी 16, और 16 साल वाले को हमारा लॉ बोलता है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर। अब इसलिए अब वहां पे पता है क्या लॉयर ने क्या चीज करी? इंटेलिजेंट दिमाग देखें आप लॉयर का, जो कि घटिया भी था वहां पर। उसने ये कहा कि इसमें मान के चलो 4 लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, 3-4, और एक जो था ये 16 साल का था, बाकी सब 18 प्लस थे, यानी कि बड़े, ठीक है। उसे पता था कि इस व्यक्ति को, यानी इस बच्चे किशोर को फांसी नहीं हो सकती, आजीवन कारावास होगा तो भी जल्दी छूट जाएगा। उसने ये दिखाया कि इन तीनों ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, मास्टरमाइंड ये था। बचाने का तरीका देख रहा है, लूप होल ऑफ लॉ। उसने ये दिखाया कि जो 16 साल वाला था माइनर, यही मास्टरमाइंड और यही प्लानर था, ताकि ये किशोर है सारा भार इसके ऊपर डाल दो। और ऐसा हुआ भी। आपको पता है कि बाकियों को फांसी दे दी गई, लेकिन इसको फांसी नहीं दी गई। ये जुवेनाइल सेंटर में, रिहेबिलिटेशन सेंटर में है।
ये कांड हुआ था 2012 में, और इससे तुरंत ही हमारे विधि आयोग ने, यानी जो विधि बनाता है, विधि पे अपनी राय देता है, विधि तो संसद बनाती है, तब इस पर बहुत बड़ा काम किया गया, और 2013 के अंदर पहली बार भारत में किसी रेप को लेकर के बच्ची, नाबालिग माइनर पे फांसी की सजा डाली गई, कंपलसरी करी गई। तो आप लोग ये चीजें समझिए कि कभी कभी लॉ जो है ना वो इनकम्प्लीट होता है, लॉ को कंप्लीट करने के लिए कोई ऐसी घटना प्रोवोक हो जाती है, तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं। आज ये बैठ लीजिए। ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं तो जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज आपको KEG केस के बारे में भी मैं बताऊंगा, किंगफोर्ड एडवर्ड हॉस्पिटल, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फाइनली उसके बाद हमने आर्टिकल 14 को जब समझा था, तो आर्टिकल 14 के अंदर एक वर्ड आया था जिसको इधर से किसी ने बोला था रीजनेबल क्लासिफिकेशन या फिर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मैं बता दे रहा हूँ, 7 साल और 21 साल के इन दोनों के लोगों के बीच में जो अंतर है ना, उसे कहते हैं समझदारी से या स्पष्टीकरण से किया हुआ अंतर, उसी को इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आर्टिकल 14 के अंदर जो अभी आपने समान संरक्षण और समानता बोली, एक लिया गया था हमने ब्रिटेन से और एक लिया था हमने अमेरिका से। लेकिन जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया ने कहा मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें बौद्धिक क्षमता जज नहीं कर सकते। बताऊं क्या? 18 साल का जो लड़का होता है या लड़की होती है, वो बाइक और स्कूटी चला के ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर दे, और 40 साल का आदमी भी हेलमेट बिना लगाए चला जाए, तो दोनों के उम्र में अंतर तो है, लेकिन दोनों को चालान बराबर भरना पड़ेगा ना। तो ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। बात आई समझ में? लेकिन दूसरा वाला जो अमेरिका का कंसेप्ट है, विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये भी जरूरी था, तो हमने ये भी ले लिया। आर्टिकल 14 कहीं भी यूज होता है, आपसे पूछा जाए तो आपको क्लियर कट बोलना है कि कोर्ट यूज करता है। आर्टिकल 14 कौन यूज करता है? कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय के विवेक यानी डिस्क्रिशन पे है कि न्यायालय आर्टिकल 14 का कैसा यूज करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट फांसी दे देता है, लेकिन किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट उसी अपराध में बाइज्जत बरी भी कर देता है। तो ये उसके बुद्धि और विवेक पे। बात आई समझ में? इसमें आर्टिकल 14 की बहुत बड़ी भूमिका है। खैर, आर्टिकल 14 से रिलेटेड मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ऐसे कुछ अपवाद भी हैं जहां आर्टिकल 14 फेल हो जाता है। कुछ याद है आप लोगों को? आर्टिकल 14 के अपवाद ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, इन लोगों को समान नहीं समझा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 361 में इनको छूट प्रदान करी गई है कि ये किसी को भी कोई भी सजा दे दें या कोई भी कार्य कर ले, अगर वो ये माना जाता है कि ये हमारे जैसे राज्यपाल जो है वो किसी राज्य के अंदर सबसे नंबर 1 पे व्यक्ति होता है, और राष्ट्रपति पूरे भारत का पहला व्यक्ति होता है। तो इस पद की गरिमा हेतु बहुत से इन लोगों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, और उस विशेष अधिकार के चलते आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई ऑन देम। क्लियर हो गया? उसके बाद एक दिन, क्या नाम है आपका? भूल गया मैं, आपका नाम ऐसे गायत्री। चलो, एक दिन गायत्री ने यूपीएससी एग्जाम निकाला और गायत्री बन गई इंडियन फॉरेन सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज समझते हो ना? ये चली गई चाइना, और चाइना के एम्बेसी में जाकर के ये आराम से बैठ गए, वहाँ पे एनवॉय बन गई। एनवॉय मतलब राजदूत। चाइना वाला यहाँ भी है, ऑफिस देखा होगा आपने, कभी दिल्ली जाओ तो चाणक्यपुरी जाना, चाणक्यपुरी में एम्बेसी बनी है, 7 स्टार होटल एंड ऑल, वहीं पे बाहर से आए हुए राजदूत रहते हैं, समझते हो ना? एनवॉय, IFS बनोगे। तो गायत्री ने IFS का एग्जाम निकाला, गायत्री पहुंच गई चाइना, और चाइना से एक एनवॉय आ गया इंडिया। अब गायत्री ने कहा सर चाइना में ना अफीम बहुत सस्ती मिल रही है, ले आऊं 2 किलो आपके लिए। एग्जाम का प्रेशर बहुत रहता होगा, मेडिसिनल यूज होते हैं भैया, बिल आया है इस बार 2023 में। तो मैंने कहा गायत्री तुम्हें पता है ना इंडिया में क्राइम है, और वहाँ पर अगर तुमने जो है किसी भी तरीके से ओपीएम लेने की कोशिश करी तो तुमको भी जेल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा सर आपको पता ही नहीं इसका मतलब। मैंने कहा क्या? बोली कोई भी भारत का दूत किसी भी देश में जाके कोई भी अपराध करेगा तो उसे वापस भारत भेज दिया जाएगा, परंतु चाइना उसे कभी सजा नहीं दे सकता। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई है। चाइना से कोई राजदूत अगर भारत में आ जाए तो तुम सोचो उसको चौराहे पे खड़ा करके फांसी की सजा दे दो, नहीं दे सकते। आपको उसे वापस करना पड़ेगा उसी देश को, वहाँ जो सजा है और जो अपराध है उसके अनुसार वो सजा देंगे, वरना एक एनवॉय के चक्कर में न्यूक्लियर वॉर्स हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? कि वो कह देंगे उन्होंने हमारे राजदूत को बंधक बना लिया, भैया भेजो आर्मी छुड़ाओ। तो ये भी आर्टिकल 14 पे लागू नहीं होता है। तीसरी चीज, तुम लोग सिविल सर्वेंट, जब भी कोई सिविल सर्वेंट बनता है तो आर्टिकल 14 उस पर अप्लाई होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होती है उसके ऊपर।
ठीक है। जैसे किसी डीएम साहब के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि वो महिलाओं से ज़्यादा पैसा लेते हैं, लड़कों से कम पैसा लेते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा लेते हैं, करप्शन का आरोप, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। मतलब डायरेक्टली उनको उनके ऑफिस के टेन्योर के दौरान अरेस्ट नहीं किया जाता बिना 60 दिन की इंक्वायरी के। सेम प्रावधान जजेस को भी प्रदान है। जजेस को भी जो है क्या कहते हैं आप, हैंडकफ यानी हथकड़ी नहीं लगा सकते उनके ऑफिस के दौरान। इस पर केसेस हैं बहुत बहुत अच्छे, लेकिन आप जुडिशरी के नहीं हो तो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा सब। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। कहाँ पे? क्या वो एंड बॉय थे? उन्होंने आईएफएस निकाला था जो उन्हें छोड़ दिया जाता? वो आम जनता थे। आम जनता पनिश होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिए। मेरे कहने का मतलब है आप यूपीएससी से आईएफएस का एग्जाम निकाल के दूसरे देश में बतौर राजदूत जाएंगे। ऐसे पता चला कि मैं चला जाऊँ नेपाल में और नेपाल में किसी के थप्पड़ मार दूँ, उसके बाद कहूँ मैं इंडिया से आया हुआ हूँ, तो वो कहेगा आजा बेटा, तुझे 2 दिन की जेल, 3 दिन का मुर्गा बना के ऐसे डंडा दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जो इन्होंने पूछा मैंने उसकी कंडीशन जस्टिफाई कर दी कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एग्जाम वाले गवर्नमेंट के पद को। तो मैं बड़ा अच्छी रोचक घटना सुनाता हूँ। मैं एक बार इंडिया में ना ओमान के क्राउन आए थे, ठीक है, तो वो अपने एरोप्लेन से उतरे, एक लड़की थी, ठीक है, फूल माला डाल रही थी। अब भाई उनका मन आ गया, शादी करने की इच्छा हुई उनकी, ठीक है, शादी मतलब समझ रहे हो ना, कई शादियाँ हो चुकी थी उनकी, तो एक और शादी करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी। तो उसके बाद वो उनके साथ चली गई, लेकिन उन्हें भारत में कोई अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, ठीक है, क्योंकि बाहर से भी अगर कोई, जैसे मान के चलिए हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं मिलने जाते हैं, तो माना जाता है कि इंडिया का स्टेट जा रहा है मिलने, तो वो भी आर्टिकल 14 के तहत समान रूप से नहीं समझे जाते हैं और उनको भी दूसरी जगह प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। ये बात ध्यान रखना, मतलब उन्हें भी कोई पनिश नहीं कर सकता कि पीएम वहाँ चले जाएं और जाने के बाद पता चला पीएम साहब पे आरोप लग जाए, साहब किसी का पर्स मार लिया उन्होंने, ऐसे आरोप लगा दें, तो ये निंदात्मक हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? उन्हें सजा देने का मतलब ये हो गया कि तुम यार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे, बात आई समझ में? तो इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पढ़ा करो, ठीक है। अब तो सही खबरें निकाल रहा है वो, पहले बहुत अच्छी खबरें निकालता था। ये ओमान वाली खबर मैंने न्यूज़ से ही पढ़ी थी, ठीक है, तो मुझे बड़ा मजा आया था। मैंने कहा कब क्राउन बनूंगा मैं। फाइनली आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 पे आ जाते हैं। अब देखो आर्टिकल 15 जो है ना वो जनरल आर्टिकल है। जनरल आर्टिकल का मतलब ये है कि आप लोग इस समय यहाँ बैठे हुए हो और आप लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आपके पास सेवरल फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार। उसी को अगर किसी ने ब्रीच कर दिया तो वो आर्टिकल 15 बात करता है। जैसे आर्टिकल 15 की स्टार्टिंग की लाइन पकड़ना बहुत जरूरी है। ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। और ये 5 ग्राउंड बताता है। 5 ग्राउंड का मतलब ये कहता है कि रंग, नस्ल, जाति, भेद, रंग एवं स्थान, ठीक है, इन 5 चीजों के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे पता चला आप में से किसी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाना है, तो उसने कह दिया कि अरे तुम तो दिखने में काले हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तो तुम चले जाओगे कोर्ट और यूनिवर्सिटी चली जाएगी बाहर में, समझ गए? क्योंकि यूनिवर्सिटी पे आप जाके फंडामेंटल राइट्स अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, यूनिवर्सिटी स्टेट है, पहली चीज। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इन 5 के अलावा क्या स्टेट या कोई भी आपसे भेदभाव कर सकता है? कर सकता है। एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जैसे यूपीएससी है सर, यूपीएससी में एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जो मतलब जो ग्रेजुएट है वही मतलब अप्लाई कर सकता है और ठीक है, बैठ सकता है। हाँ ये भी ठीक है। एकेडमिक और कोई बताओ। सर लाइक आर्मी में जो जिसकी मतलब एक हाइट रखी है ना, उन्होंने इतने हाइट वाले ये लाइन आर्मी में हाइट वाला हो गया, ये भी ठीक है। और कोई एग्जांपल? मैं तुम्हें ऑनगोइंग इशू दूं। ऑनगोइंग इशू मतलब हाँ आप कुछ वेरी गुड। ये एनडीए वाला केस था, अभी 2 साल पहले केस था कि एनडीए में विमेंस की एंट्री वर नॉट अलाउड, तो विमेंस को अलाउ नहीं कर रहे थे एनडीए में, तो विमेंस ने कहा हम भाई गन भी चला लेंगे, कॉम्बैट भी कर लेंगे, लेकिन उनका रीज़न ये था कि वीमेन इन इंडिया आर कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हाई रिस्पेक्ट, मतलब हम लोग उन्हें बड़ा हाई रिस्पेक्ट कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आर्मी के अंदर सर्च ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, विमेन को ना कई बार हॉस्टेज बना करके उनके साथ फिजिकली असॉल्ट कर सकते हैं।
तो इस वजह से वो लोग एक प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। और जब ये केस हुआ था ना, तो उसमें भी उन्होंने अपनी बात रखने के लिए आर्टिकल की ही बात करी थी। उन्होंने कहा आर्टिकल में 15(3) है जो ये कहता है कि हम स्पेशल राइट्स दे सकते हैं वुमेन के लिए, तो हम आर्मी में नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें आर्मी के हिसाब से परिस्थितियाँ उनके लिए भिन्न लगती हैं। लेकिन बाद में एनडीए में एंट्री दे दी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का हमारे हिसाब से वायलेशन हो रहा है और समानता होनी चाहिए। अभी ऑनगोइंग इशू तो मैं बताऊं, एक ऑनगोइंग इशू जो चल रहा है, जो अभी अखबार में तुम फॉलो कर सकते हो, फॉलो करना, सेम सेक्स मैरिजेस, ठीक है, इसमें भेदभाव हो रहा है। इसमें भेदभाव का मतलब ये है कि ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार नहीं दिया है अभी तक, कहीं भी नहीं लिखा है। ना ही वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, ना ही उनके लिए गिफ्ट के प्रावधान है, ना ही संपत्ति के प्रावधान है। यूनिवर्सिटीज़ ने कॉलम बढ़ा दिया है, मेल फीमेल टी से ट्रांसजेंडर। लेकिन यहाँ पर ये जो 5 ग्राउंड है, इनके अतिरिक्त एक और तरीके का भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो ट्रांसजेंडरों ने कहा कि भैया आर्टिकल 15 में तो लिखा हुआ है रंग जाति नस्ल भेद, और हमारी जो नस्ल है वो अलग प्रकार की है, तो आप नस्ल के आधार पे तो हमारे साथ भिन्नता नहीं कर सकते। अब वो कोर्ट चले गए, तो ये मामला अभी चीफ जस्टिस, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की बेंच के पास पेंडिंग है और सेम सेक्स मैरिजेस को लेके अभी चल रहा है मामला। इसकी फाइनल हियरिंग को जरूर फॉलो करना। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, आई एम डैम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगा, 101% अलाउ कर देगा, क्योंकि इसे कहते हैं ना प्रोग्रेसिव सोसाइटी चलती है जब आप लॉ अच्छा बनाते हो। और इससे पहले भी इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था। के.एस. पुट्टास्वामी केस के बारे में पता है किसी को? आधार केस, आधार केस में कह दिया था कि ट्रांसजेंडर के लिए आधार बनेंगे। तो ये सब बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनली आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है इन 5 ग्राउंड के अलावा। सवाल ये आता है कि चंपाकम दोराईराजन का केस याद है सभी को? भूले तो नहीं हो? अभी तो टाइम है, पक्का नहीं भूले हो? कौन कौन कह रहा नहीं भूले? जरा गर्दन हिलाओ। नहीं भूले हो? चलो गायत्री सुनाओ क्या था। गुड, ठीक है, और सही बता रही हो आप एकदम। हाँ, फिर उन्होंने कोर्ट में अप्लाई करा कि मुझे तो सीट नहीं मिली, तो कोर्ट ने कहा कि कुछ मतलब पार्टिकुलर सेक्शन के लोगों के लिए सीट है। सही बता रही हो? आप आगे। अच्छा चलो मैं बता दे रहा हूँ, इन्होंने ठीक बताया, गुड। सवाल ये था कि आर्टिकल 15 के अंदर एक क्लॉज है ना, 15(4), वो जोड़ा चंपाकम दोराईराजन की वजह से गया था, ठीक है, 1951 में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, चंपाकम दोराईराजन एमबीबीएस में एडमिशन लेने गई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में, ये बात है 1951 की। संविधान बन चुका था, रिजर्वेशन संविधान में ओरिजिनली नहीं था, ये पहले समझ लो, रिजर्वेशन संविधान में ओरिजिनली नहीं था। अब तुम देखोगे कि कैसे रिजर्वेशन का ग्राउंड डाला गया, वो ऐसे कि चंपाकम दोराईराजन का एडमिशन रोक दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने कहा कि 1927 का एक नियम है हमारे यहाँ, और आर्टिकल 46 हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी SC ST के लिए और इकोनॉमिकली, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है और शैक्षिक रूप से, उनके लिए हम यूनिवर्सिटी में सीट रोकने का प्रावधान कर सकें। तो चंपाकम दोराईराजन ने कहा कि हाउ फूल यू आर, कितनी तो मूर्खता की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये चल रहा है 1951, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और आर्टिकल 15(1) में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम रंग जाति नस्ल भेद के आधार पर किसी से भेदभाव कर ही नहीं सकते। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कास्ट दूसरी है तो मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा, भाई मैंने पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्व कर रखा है। तो चंपाकम दोराईराजन का ये जो मामला था ना, ये जब कोर्ट में पहुंचा तो ये बन गया फंडामेंटल राइट बनाम DPSP। DPSP वही जो आप 36 से 51 तक आगे पढ़ोगे, और फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। सवाल ये था दोनों में से बड़ा कौन, तो याद रखना फंडामेंटल राइट्स ही पढ़े, क्योंकि ये कोर्ट में ले जाकर के एनफोर्सेबल करे जा सकते हैं, लेकिन DPSP कोर्ट में ले जाकर एनफोर्सेबल नहीं करे जा सकते, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चंपाकम दोराईराजन जो है, जो अपना केस जीत गई और इन्होंने अपने MBBS की सीट प्राप्त कर ली, लेकिन उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने तब ये कहा, उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करा, ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कहा यार हम तो पहले दिन से रिजर्वेशन देना चाहते थे, हमने तो आर्टिकल 46 में लिखा ही यही था कि जब देश के हालात ठीक होंगे तब हम आर्टिकल 46 को उठा के ना परमानेंट बना देंगे। अभी आप आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखोगे कि DPSP जो है वो परमानेंट होकर FR बन जाती है, जैसे राइट टू एजुकेशन था, बताऊँगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा क्या नेहरू जी, ये तो अपना ही संविधान है, इसमें जब चाहे तब कर लो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामला आपके अगेंस्ट भी दे दिया है तो क्या दिक्कत है, संशोधन कर लो। देखा था ना आपने प्रियम्बल वाले केस में, तो इन्होंने संशोधन करा, जिसको बोलते हैं, कौन सा संशोधन करा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन किया गया,
जिसमें एक चीज डाल दी गई, ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल 15 है इसमें डाल दिया 15(4), और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि उन्होंने एक होशियारी कर दी, आर्टिकल 46 में लिखा हुआ था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर वीकर सेक्शन। क्या लिखा था? सेक्शन, SECTION, इसका हिंदी में मतलब होता है वर्ग। लेकिन जब इंडिया के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 46 को परिवर्तित करके आर्टिकल 15(4) में बदला, तो उन्होंने सेक्शन वर्ड को खा लिया और उसे बना दिया क्लास। और जब कोई चीज़ क्लास बन जाती है दैट रिमेन्स परमानेंट। एग्जाम्पल मैंने दिया था दिल्ली का, एक महिला दिल्ली की है, वो भाई अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है। एक महिला बरेली के पास कोई गांव की है, वो इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं है क्योंकि उसे वैसा पर्यावरण नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला। लेकिन जब दोनों को रिजर्वेशन देने की बात आएगी तो जितने प्रतिशत का कोटा दिल्ली वाली महिला को मिलेगा उतना ही उस ग्रामीण महिला को मिलेगा। क्यों? इसे कहते हैं क्लास रिजर्वेशन। और सेक्शन रिजर्वेशन क्या होता है? वो ये होता है कि जो उस मानक यानी स्टैंडर्ड में फिट बैठेगा उसे मिलेगा। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का जो कोटा है वो कोटा सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनकी तनख्वाह पूरे घर की मिला के 8 लाख से कम हो, 150 स्क्वायर फीट या 250 स्क्वायर फीट का मकान ना हो, इतनी ज़मीन ना हो, अपने नाम कोई प्राइवेट वाहन ना हो। सब ऑटोमेटिकली जनरल वाले EWS नहीं बन गए। ये बात आपको समझनी होगी। बात आई समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि रिजर्वेशन का जो रेशियो है वो 49.5% फिक्स कर दिया गया था MR बालाजी केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कि 10% जो EWS दिया जा रहा है उससे ये लिमिट क्रॉस हो रही है और ये बन रहा है 59.5%। तब सुप्रीम कोर्ट ने, जो दूसरे लॉयर थे, उन्होंने आर्ग्यू करा कि ये सेक्शन तो हमने क्लास को दिया ही नहीं, ये परमानेंट है ही नहीं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो सिर्फ सीमित हैं, वो आगे आएंगे और जब उनके पास रिजर्वेशन की कंडीशंस बचेंगी नहीं तो हम EWS को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पक्का है कि EWS अभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना वो चुनाव में फ़ायदा दे जाती है। समझ रहे हो ना तुम लोग? गेम ऑफ पॉलिटिक्स। चलो, वैसे ही मैंने पढ़ाया था 9 तारीख को, लेकिन रिवीजन के अभाव में आपके प्यारे बालक सब भूल गए। लेकिन चलो, तुम्हारे लिए एक फैसिलिटी और है, पीलीभीत अभ्युदय वाले पे मैंने आज वीडियो अपलोड करवा दी है, तो उस पर जाकर के तुम्हें मिल जाएगा। मतलब आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 सब रिजर्वेशन पे सब मिल जाएगा, तो उससे रिवाइज कर लेना, ठीक है? व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। चलो, उससे मुझे खुशी होती है देख के, 150 लोगों ने देख लिया। अच्छा, मेंटल रिवार्ड, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ऐसे में कह रहा हूँ जल्दी नहीं भी देखोगे तो कोई बात, मैं तो सामने ही। चलो, अब आ जाओ आर्टिकल 16 पे, ठीक है? आर्टिकल 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट की, हमने कल कवर किया था, इसे मैं क्विकली 30 सेकंड में कवर कर रहा हूँ। आर्टिकल 16 सिर्फ ये बात कहता है कि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। ये बात पढ़ी है ना? लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस बेसिस पे होता है? क्वालिफिकेशन पे होता है, डोमिसाइल बेसिस पे होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है जो अलाउड है। तो कभी भी ये मत कहना कि संविधान ने भेदभाव खत्म कर दिया। संविधान ने भेदभाव सीमित कर दिया, भेदभाव तो हमेशा रहेगा। समझ गया ना? कि मेरा कुत्ता कुत्ता सादा कुत्ता, अरे था नहीं वो टॉमी, तो ये भेदभाव तो है भैया। हमारा कुत्ता कुत्ता लग रहा तुम्हें, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वाह भाई वाह। लोग जोक लेट समझते हो। बिग बॉस नहीं देखते हो क्या? देखते हो? एलवी यादव जितवा दिया देख देख के, कह रही देखते हैं। कौन जीता? सिस्टम। अच्छा, सिस्टम फाड़ देंगे, गुड, सही बात। आप विदय की वीडियो नहीं देखी जा रही है, सिस्टम फाड़ देंगे। बाद में यही लोग यूपीएससी में रैंक 6ठी 7वीं लाके कहेंगे सर हमें मनचाहा कैडर नहीं मिला। ठीक है, लड़कियों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारे लिए यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारी यूपीएससी की रैंक तय करेगी कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। लड़के की रैंक तय नहीं करती, वो खुश है कि अब तो शादी हो ही जाएगी, वही दे रही है। चलो, आर्टिकल 16 के अंदर 16(3) पे अगर बिहार की बात करेगी वो याद रखना, बिहार पे डोमिसाइल का विवाद अभी हाल ही में देखने को मिला और इसको लेकर के यूपी पीएससी के पास लगातार पत्र लिखे जाते हैं कि यूपी पीएससी में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को अलाउ कर दो। लेकिन नहीं, 16(3) का पालन करना ना करना ये स्टेट के हाथ में, वो माने या ना माने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसमें और कुछ आपको ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आर्टिकल 16 में बस ये मुद्दा विवादित है कि व्हाट इज आर्टिकल 16(3), इसमें डोमिसाइल का प्रोविजन आता है। डोमिसाइल मतलब स्थायी निवास का। ठीक है, आर्टिकल 17 के साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक ऐसा आर्टिकल है, बाकी सारे आर्टिकल यूज़ कर सकते हो स्टेट के खिलाफ, लेकिन इसको यूज़ कर सकते हो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ। लेकिन जब एफआईआर लिखवाओगे तो उसमें आर्टिकल 17 लिखवाओगे क्या? नहीं, तब वहाँ पर आर्टिकल 17 नहीं बनाया, SC ST, ये बात है, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955।
ये 2 एक्ट बनाएंगे, इसके तहत धारा में मुकदमा दर्ज हो जाता है, इसके तहत भी धारा में, ठीक है। आर्टिकल 17 प्राइवेट कंपनी पे आर्टिकल 17 कुछ नहीं कर पाता है। साइड वाला केस था वो मैं आपको नोट्स में अटैच करके दे दूंगा। फिर आपको एक चीज मैंने और बताई थी कि इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट आर्टिकल, यानी पूर्णता आर्टिकल। ये अपने आप में कंप्लीट है, मतलब अगर स्टेट सुरक्षा देने में फेल हो रहा है तब भी ये किसी प्राइवेट व्यक्ति से सुरक्षा छीन सकता है, तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट हो गया। बात आई समझ में। फिर आर्टिकल 18 हमने कवर करा था, आर्टिकल 18 पे भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर 19 पे आते हैं और तुम्हें सुनाता हूँ मैं बाला साहेब ठाकरे का केस, श्रेया सिंगल केस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हें बड़ा मजा आएगा। अभी परिभाषाएं पूछूंगा तुमसे, शब्द विलोम, एंटोनिम, सिनोनिम सब पूछे जाएंगे। आर्टिकल 18 का सिंपल मतलब है, ठीक है, एक दिन मैंने गायत्री से कहा, गायत्री तुम्हारे इंस्टाग्राम से पहले मुझे नाम लिखा वो दिख रहा है प्रिंसेस गायत्री यादव, इसका क्या मतलब है? अरे मुझे पता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अभी हमें कहता IAS गायत्री यादव, सर मैं थी, मैं चलो तो किसी और को ले लेते हैं। मान लो किसी के इंस्टाग्राम पे लिखा होता है डैट डैट डैश प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ पीलीभीत, प्रिंसेस ऑफ बरेली, ठीक है, और उसके बाद नाम लिखा हुआ, तो क्या ये उपाधि आर्टिकल 18 के तहत प्रतिबंधित की जा सकती है कि नहीं? बताओ, क्या आर्टिकल 18 के तहत तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जो नए नए नाम लिखे होते हैं, लड़कों के भी अलग होते हैं, लवर्स बॉय, फाइनल फैंटेसी, किंग ऑफ पता नहीं क्या क्या करके लिखा हुआ होता है, एक के पे लिखा हुआ था कोरा कागज, मैंने कहा अलोन बॉय, सी सब तुम लोग यही सब सर्च करते रहते हो दिन भर, कोई नहीं सर्च करता कि यूपीएससी क्यों करना चाहिए। अलोन बॉय देखिए क्या कर रहा है आज रात 12 बजे। तुम लोग जब पॉलिटिक्स टेस्ट में कम नंबर लाओगे तो मैं ऊपर नंबर नहीं लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ। चलो पहले की बात है, अलोन बॉय नाम से खुद ही आईडी बना, पहले की बात। चलो नाउ आर्टिकल 18 के अंदर इससे आपकी निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म होते हैं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें नहीं कर सकते। जैसे आपका घर, अब घर के बाहर आपके सड़क के बाहर बोर्ड लगा है कि भैया प्रिंस ऑफ इंस्टाग्राम वाला, तो उस बोर्ड को हटाने के लिए गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज देगी। आर्टिकल 18 में स्टेट के खिलाफ आप जा ही नहीं सकते, स्टेट आपके खिलाफ जा सकता है। अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई सजा नहीं होती, बस आपकी उपाधि खत्म कर दी जाती है, नोटिस दे दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 18 में 2 तरीके की उपाधि अलाउड थी, एक डॉक्टर इंजीनियर एकेडमिक और दूसरी मिलिट्री। सर खत्म कौन सी कर दी थी? तो उसको भी लिख लो डायनेस्टी वाली, डायनेस्टी, समझ गए? जैसे नवाब सिराजुद्दौला, अब आज के टाइम में नवाब सिराजुद्दौला को लिख के तो दिखाए, या नवाब लिख के दिखाए, पुलिस वाले उससे बताएंगे सही जगह कहाँ है नवाब की बैठने की। देखा आर्टिकल 19 में चले, यहाँ तक कोई डाउट? उससे पहले एक मोबाइल नंबर लिख लो, उससे पहले एक मोबाइल नंबर लिख लो, बड़ा काम आएगा, भूलना मत। ठीक है, ये याद कर लो। एक बात देखो, नंबर हम अपना दे दें वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम लोग उस नंबर पे क्या क्या कर डालोगे ये बड़ी बात है। पीलीभीत में जब हमने पढ़ाना शुरू करा तो रात के 2 बजे मैसेज आया, सर कल आप क्लास लेंगे। मैंने कहा अगर मैं सो पाऊंगा 2 बजे तभी तो क्लास हो। चल तो बात ऐसी रोचक घटना बहुत हुई। हाँ भैया सर को सुनाई देता है, पीछे कोई इधर कह रहा है, बहुत तेज कान है मेरे, पूर्वजों ने खरगोश के कान अर्जित कर लिए। चल कुछ नहीं कर देखो, 15, 16, 19, 29, 30 मैंने क्यों लिखवाया उसके पीछे कारण है। अब बताना मुझे बड़े ध्यान से। एक दिन अंजलि के नेपाल वाले मामा भारत में आए, ठीक है, ठीक है अंजलि, चलो कोई भी हो सकता है। अंजलि के नेपाल वाले मामा भारत आए और नेपाल में इनके मामा ने कहा कि यहाँ पर हम किस तरीके की भी शब्दावली यूज़ कर ले, नेपाल में हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो इंडिया आए तो उन्होंने भी इंडिया को समझा कि नेपाल की तरह इंडिया भी बड़ा प्रोग्रेसिव है, और उन्होंने शब्दावली का बिल्कुल मर्यादापूर्ण ध्यान नहीं रखा और सीधे पीएम हाउस चले गए और पीएम से कह दिया निकल बाहर, मामा मामद, ठीक है तो नहीं कोई ऐसे रिलेशन में। सोचो सर को कैसे पता, मतलब इनके वर्चुअल मामा।
ठीक है, तो मामा आ गए। अब मुझे एक बात ये बताओ, बड़े ध्यान से सोच समझ के, क्या इनके मामा जा करके, या एक और केस ले लेते हैं आसान वाला, इनके मामा जी आए भारत में और उन्होंने इंडिया के अंदर जो स्टेट है यानी पीएम साहब को या सीएम साहब को तुरंत ही अवमानना का एक लेटर लिख के दिखा दिया कि तुम्हारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये कचड़ा बछड़ा ये सब बेकार रहता है और तुम्हारा उत्तर प्रदेश बेकार है, इस तरीके का दीवार पे पेंट करके वहाँ खड़े हो गए। मतलब समझते हो ना, डिफामेशन, अवमानना, बेइज्जती कर रहे हैं खड़े होके। और आए कहाँ से हो? तुम नेपाल में आए हो। तो क्या इनके जो मामा जी आए हैं उनको कोई पनिशमेंट मिलेगी या नहीं? अच्छा, पनिशमेंट तो छोड़ो, हो सकता है इनके मामा सच बात कह रहे हो, क्योंकि पड़ोस में कूड़े का ढेर भी पड़ा था, वो वहीं खड़े थे, दिखा रहे थे कोई कूड़ा पड़ा है। तो क्या इनके मामा को अधिकार है कि वो यूपी में आके नेपाल से और यूपी के सीएम को क्रिटिसाइज कर सकें? क्या ये अधिकार है? कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कहते हैं? बताओ, हाथ तो खड़ा करो, एक ही हाथ खड़ा करना, इधर ये ऐसे पैन नहीं, पूरा हाथ खड़ा करिए। आप नहीं कह सकते, पढ़ के आए सब। चलो, फिलहाल मेरा कहना ये है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती है, आर्टिकल 19 में। याद रखना, आर्टिकल 19 यहाँ पर है इस मोबाइल नंबर में, और ये अधिकार मिले हैं सिर्फ सिटीजन्स को। यानी अगर कोई भारत का नागरिक ये काम कर रहा हो जो नेपाल का नहीं होता, ये खुद ही ले जाकर के कूड़े के ढेर के पास एक कागज चिपका के कहती कि सीएम साहब सुधर जाओ, ये कूड़ा हटवाओ, तो इनको आर्टिकल 19 का फायदा मिल जाता, यानी इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है। लेकिन कोई फॉरेनर आके इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं क्लेम कर सकता। क्यों? क्योंकि यही सिर्फ वो आर्टिकल है जो सिटीजन्स को मिले हुए हैं। पहले इसको समझ लो। और आपसे दूसरा एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूँ। सऊदी अरेबिया नहीं, वो तो सही देश है, साउथ अफ्रीका से एक व्यक्ति आता है इंडिया में, और क्या हुआ, उसके आने के बाद सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से, जो भी आप कारण ले सकते हो। अब क्या वो कोर्ट जा सकता है इंडिया के कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है या मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा वाला ले लेते हैं। पाकिस्तान से हमारे यहाँ उनके जो है शिक्षा मंत्री आ गए, और इंडिया के लोगों ने कहना शुरू कर दिया बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। क्या कोर्ट जा सकते हैं कहने कि ये लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सही चीज कह रहे हैं, मतलब बेवकूफ कह रहे हैं? नहीं जा सकते कोर्ट। कितने लोग कहते हैं कोर्ट जा सकते हैं? अब तो मैं एक्चुअल सिचुएशन समझाता हूँ। वो जाएंगे कोर्ट आर्टिकल 14 में। क्या आर्टिकल 14 इस मोबाइल नंबर में आ रहा है, इस लिस्ट में आ रहा है? नहीं। तो इसे छोड़ के जो भी आर्टिकल है, वो भारत में कोई भी विदेशी व्यक्ति आता है वो कोर्ट जा सकता है। अब आई बात समझ में? यानी कि अगर कहीं से कोई ऐसा किंग या कोई ऐसा व्यक्ति इंडिया में आ जाए और तुम उसका मजाक उड़ाओ, तो तुम उसके साथ असमान व्यवहार कर रहे हो, तो वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर वो इंडिया में आकर के अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे, इंडिया के फ्लैग को कहे कि फ्लैग में कमी निकाले, सीएम में कमी निकाले, क्रिटिसिज्म करे और कहे मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो नहीं। यानी अपने देश के बारे में अच्छा या बुरा बोलने का अधिकार सिर्फ नागरिक को दिया गया है, लेकिन असमानता का अधिकार प्रत्येक भारत के अलावा भी जो वैश्विक लोग रह रहे हैं उनको भी दिया हुआ है। अब आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में आर्टिकल 19 को लेके। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि आप फॉरेनर केम टू इंडिया एंड ही यूजेस द वल्गर लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन सोवरेनिटी। ठीक है, और जब उसने अपनी बात रखी तो उसने क्लेम करा कि मेरे जो वर्ड थे वो किसी वजह से थे, किसी एक्ट को संबोधित करने के लिए थे, भले ही उसके वर्ड ठीक भी हों, वो ठीक घटना भी कह रहा हो, लेकिन वो विदेशी है और किसी विदेशी को इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता है। बात आई समझ में? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, यहाँ से कोई जा करके अमेरिका में वहां पे जाकर के उन्हें क्रिटिसाइज करके आया, कब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और आर्टिकल 14 वाली सिचुएशन समझ में आ गई। अफ्रीका से कोई आया, तुमने कह दिया अरे दिखने में बिल्कुल अजीब हो, चिंपैंजी लग रहे हो, तो भैया वो कोर्ट चला जाएगा, लग जाओगे तुम, क्योंकि आर्टिकल 14 सभी के लिए, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ के लिए। बात आई? ये ट्रिक है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ नागरिक को प्रदान किए गए। और कैसे, ये भी समझो। इसमें तुमसे जनरली कहीं पे भी भेदभाव नहीं होगा नागरिक से। 16 में नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, पर नागरिक चाहिए। 29 के अंदर अभी देखोगे तो माइनॉरिटी की बात आएंगी, और 30 के अंदर माइनॉरिटी के पढ़ने के कॉलेज आएंगे। लेकिन ये अधिकार उसी को दिए गए हैं जो भारत का नागरिक हो। बात आई समझ? चलो, क्योंकि 19 वाला शुरू करने से पहले ये समझाना जरूरी था। अभी भी कोई डाउट है फौरन पूछ लो, जिसे बिल्कुल ना समझ में आया हो वो भी पूछ लो। हाँ, एलियंस का मतलब ये होता है जिनसे हमारा देश जो है वो वॉर होता है।
हाँ, एलियन मतलब जादू ही नहीं होता, एलियन मतलब हर वो चीज़ जो हमारे लिए नहीं है, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी, वो भी एलियन टेक्नोलॉजी। जो आप एलियन एनिमी की बात कर रही हो वो मैं बताऊंगा अभी। लिखा, समझ में आया? हाँ, एलियन मतलब जादू ही नहीं होता। ये लिखा रहने देते हैं ना, तुम लोग भूल जाओ, इसे नोट कर लेना रनिंग राइटिंग में। वैसे नोट्स में मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन हाथ चलाते रहो, हैंडो में तो बुक लिखना। चलो, अब हम आते हैं सबसे विशेष प्रायोजन पे, जिसे बोला जाता है आर्टिकल 19। अभी देखना इस पे कितने प्यारे प्यारे उत्तर आएंगे तुम लोगों के, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर आएंगे। कोई कहेगा सर अखबार वाले, मीडिया वालों को अधिकार दिए गए, इसमें लिखा है वही हमने खुद पढ़ा है, ऐसे भी लोग आएंगे। चलो, सबसे मेरा बेसिक सवाल आपसे ये है कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए? सवाल ये आता है यूपीएससी का, बताओ मेंस का। किसी भी नागरिक को बोलने का अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए? 15, 16, 19 ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, कोई बाहर के व्यक्ति को नहीं मिलता। कि अमेरिका से आदमी आ जाए और कहे तुम्हारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने पूरी इंडिया के साथ ये कर दिया वो कर दिया, तो तुम्ही लोगों को भगाना पड़ेगा मार के कि हम अपनी इंडिया का मसला देख लेंगे, तो अपने काम से काम रख। पाकिस्तान के मंत्री यहाँ आते हैं कई बार और वो बोलते हैं कि इंडिया में तो माइनॉरिटी के साथ बुरा हो रहा है, तो फिर माइनॉरिटी उन्हें रगड़ देती है। माइनॉरिटी कहती है तुम वहाँ अपने वहाँ देखो जा करके, हमें मत समझाओ, गधे बेच रहे हो तुम तो चाइना को। पता है ना तुम्हें, वो लोग गधे बेचते हैं चीन को। और चीन वालों ने, अच्छा चलो, N95 का केस पता है? नहीं, चीन वालों ने अपने अंडर गारमेंट के मास्क बना के उन्हें बेच दिए थे। मैं केस को बोलते समय हमेशा सोचता हूँ क्या परिस्थितियाँ होंगी। चलो, हाँ ध्यान दो इधर। सर इसमें बोल सकते हैं क्योंकि सेंट्रल इंडिया की लॉ होते हैं, इंडियंस को तो सर अफेक्ट करेंगे ना। क्या क्या क्या? सर लाइफ कोई भी लॉ बनाए, ठीक है, सर वो हम पे सब पे लागू होगा, तो सर हमें हक भी होगा कि चाहे वो अगर वो हमें ठीक नहीं लग रहा तो हम बोले। ठीक है। कभी कभी जो विरोध होते हैं उससे सर बहुत अच्छा, मतलब वो कुछ इम्प्रूव भी कर सकते हैं गवर्नमेंट। सही बता रही एकदम। पता है जब आर्टिकल 19 की बात हुई ना तो पूरी संविधान सभा बड़ा इमोशनल हो गई थी। हम लोग तो यहाँ बस 3 सेकंड में डिस्कस करके निकल जाएंगे, लेकिन लिटरली जब आर्टिकल 19 पे अनुच्छेद 19 पे डिस्कशन हुआ था, ठीक है, पीछे कोई सो तो नहीं रहा, पीछे इधर अब आवाज़ डबल तेज हो गई है, पावर ऑफ स्पीकर, ठीक है, पीछे इधर सबको आवाज़ आ रही है, मैम आ रही है ना पीछे तक आवाज़? तब ठीक है, अब तो आ ही रही। तो आर्टिकल 19 में जब संविधान सभा के अंदर डिबेट हुई तो पीपल बिकेम ना वेरी इमोशनल। पता है क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल 19 में कहा गया कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाएगी, अभिव्यक्ति का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उन्होंने कहा कि यार 1498 में वास्को डी गामा आया था, 1600 में कंपनी बनी थी और 1947 तक ब्रिटिशर्स ने हमें क्या नहीं दिया? बोलने की आज़ादी। तो आर्टिकल 19 को लेकर के ये बात कही गई कि आर्टिकल 19 को हम बहुत ही ज़्यादा स्कोप लेके चलेंगे, वाइडर, बड़े पे। और उस समय आपको पता है क्या होता था? अगर आपने हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया थोड़ी अच्छे से पढ़ी है तो न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था, ठीक है ना। गांधी जी न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे, पता है ना सबको, यंग ओपिनियन, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने 2 कोर्स तो कर ही रखे थे, एक LLB और एक जर्नलिज्म। ये पता है ना कि नेहरू जी वॉज अ लॉयर, गांधी जी वॉज अ लॉयर, अभिषेक मिश्रा इज अ लॉयर, तो ये सब पता है ना तुम लोग। तो उस समय जितने भी थे वो लोग ग्रेट लोग, ग्रेट लोग, वो आज भी लॉ करते हैं और पहले भी लॉ करते थे, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं MA पॉलिटिकल साइंस भी है सर। चलो, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 19 का जब दायरे की बात हुई तो आर्टिकल 19 में दिया गया ABCDEFG, इतने दिए गए ना। आप पढ़ोगे आर्टिकल 19 तो बहुत सारे अधिकार दिए गए। आर्टिकल 19 के अंदर कहा गया कि सबसे पहली बात तो व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूर्णतः आज़ादी दो। तभी अचानक संसद के अंदर एक और आर्गुमेंट भी आया कि किस हद तक। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि कोई भी यहाँ ऐसा है जो ये डिफाइन कर सके कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी किस हद तक दी हुई है? सवाल ये। हाँ बताओ गायत्री। जिस हद तक हमारी बातों से दूसरों को हर्ट ना हो, दूसरों को दिक्कत ना हो। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा गायत्री से, बहुत ध्यान से समझना, गायत्री से मैंने कहा हाय ब्यूटीफुल हाउ आर यू। यही बात मैंने अपनी सिस्टर से भी कही और यही बात रात के 11 बजे मैंने एक अनजान लड़की से रोड पे कही। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच डिफाइन करो। कंडीशन जस्टिफाई है, एडवोकेट इज ऑलवेज एडवोकेट। हाँ तो बाहर जाए केस ना हो किसी की हमारी वजह से
कैसे कैसे, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, वही बात मैंने आपसे कही कि गायत्री हाउ ब्यूटीफुल यू आर, सिस्टर से भी की। रात के 11 बजे बरेली हाईवे पे मैं जा रहा था बैगनार से, एक लड़की खड़ी मिली, मैंने हाय ब्यूटीफुल हाउ आर यू, तो फिर पता नहीं क्यों उसने चप्पल दिखाई। सच्चे हादसों पे आधार है, ठीक है, नहीं ऐसा हुआ नहीं था, तुम लोग जज मत करो। तो बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ही इन्होंने कहा ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस हद तक डिफाइन है, तो मैं आपसे लिटरली पूछ रहा हूँ कि तुम डिफाइन कैसे करोगे, बताओ। बात आपकी ठीक है कि जिस हद तक हेट ना हो, लेकिन कैसे, कोई एक पैमाना दे सकते हो? कोई भाई आप अपने पापा से कह रहे हो मैं चला जाऊंगा घर छोड़ के, तो पापा को पता है तुम नहीं जाओगे। तुम यही बात कोर्ट में कह रहे हो, तो कोर्ट वाला कह रहा है इस पे तो FIR लिखी हुई है, पकड़ के लाओ मारो अलग, ठीक है ना। बताओ कैसे, इसकी लिमिट कैसे तय करोगे? मैं एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर भी हियरिंग चल रही है। ये सारे मुद्दे फंडामेंटल राइट से ही निकल के आएंगे, और कहीं गली गलियारे से नहीं आएंगे कि तुम लोग गए घर के बाहर, अरे ये हेट स्पीच चिपकी, नहीं, सब यहीं से आएंगे। क्या लगता है जी, देयर इज एनी लिमिट, देयर इज एनी सीलिंग लिमिट, डेफिनेशन टू सम एक्सटेंट व्हिच कैन डिफाइन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? बताओ, होता है ना कि तुम लोग कभी कभी किसी बात को माफ कर देते हो, कभी कभी कहते हो कि तुमने बहुत गलत कह दिया, कभी कभी स्विच ऑफ कर दो। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? अभी मैं आपको अब मैं एक केस डिस्कस करूं श्रेया सिंघल का, तो तुम लोगों को मजा आएगा। श्रेया सिंघल के केस में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो, आर्टिकल 19(1)(a) यानी 19, ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ते हुए? कोई वो तो नहीं हो रहा? अच्छा, ये पता नहीं क्यों, अच्छा फोन के पास आते ही ये अलग ही कनेक्ट हो जाता है। खैर, कोई बोर तो नहीं हो रहा? डेरोगेटरी तो नहीं तुम लोग फील करते हो कि सर बड़े ऑफेंसिव वर्ड बोल जाते हैं? कर भी लो 2-3 दिन की बात। और मतलब मैं पूरे लेक्चर खत्म करके जाऊंगा, 2-3 दिन की छुट्टी की बात और है। अरे नहीं, जाने वाला मैं कहीं नहीं भैया, कोर्स पूरा करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डेरोगेटरी वर्ड बोल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग डर जाते हो, चलो घबराओ। मैंने आप लोगों को ग्रुप पे ना PDF भेजी है, उस PDF में 19(1)(a) को एक बार पढ़ लो, बस मैं ये चाहता हूँ। कोई है ग्रुप पे? वरना मुझे बोलना पड़ेगा, मैं ही बोल देता हूँ। अनुच्छेद 19 का पहला का A कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आजादी है और आपको अपने वक्त स्वतंत्र यानी बोलने की और एक्सप्रेस करने की। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति ने लाल किले के पास जाकर के विमल अपने मुंह में फाड़ा और लाल किले की दीवार पर थूक दिया, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये समझ लेना, एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है, ठीक है। अगर गूंगा आदमी किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट करना चाहे तो कर सकता है, समझ गया ना कहने से, क्योंकि एक्सप्रेशन कर सकता है। अब सुनो आर्टिकल 91 का A का श्रेया सिंघल का मजेदार केस, मजा आएगा तुम्हें। मैं पढ़ा रहा हूं 19(1)(a) को, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसकी इंक शायद खत्म हो गई है, चलो प्रोजेक्टर या स्क्रीन आ जाए ना तब आपको लाइव दिखाया जाए सब। चलो अब मेरी बात समझना, एक्सप्रेस और स्पीच इन दोनों को तुम कैसे दिखा सकते हो? लिख के, बोल के, ठीक है। विजिबल रिप्रेजेंटेशन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ऐसे, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये कौन है? डेविल जो कि खुश है, तो मतलब डूडल बना के किसी भी तरीके से। एक वर्ड है लिथोग्राफी, ठीक है। लिथोग्राफी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम में से कितने लोग लखनऊ गए? भूल भुलैया गए? भूल भुलैया नहीं गए? यहाँ कोई फेमस बिल्डिंग है जो ऐतिहासिक है, उसकी दीवारें टटोलना, ठीक है। अरे बन नहीं रहा, ये तो मेरा फेवरेट है। जब तुम कहीं लखनऊ जाओगे ना तो तुम्हें मिलेगा एस बैट्स ए सच्चा प्यार, ठीक है, मिलेगा तुम्हें। ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक्ट पास करना पड़ा था, आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग का एक्ट पास करना पड़ा था, लेकिन अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। श्रेया सिंघल का केस सुनो पहले, फिर तुम्हें मजा आएगा। अभिव्यक्त करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज और लिखी है, अदर मीन्स। अदर मीन्स का मतलब सिर्फ यही तरीके नहीं, अन्य भी। जब 1950 में संविधान बन के तैयार हुआ था तो क्या सब लोग व्हाट्सएप चला रहे थे? लेकिन वो लोग विजनरी थे,
दूरदर्शी थे, उन्हें ये पता था कि ये लिख कर, बोल कर, दिखा कर, पत्थर पर, प्लेट पर, दीवारों पर, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी आगे आएगी। इसीलिए उन्होंने 19 की डेफिनेशन में लिख दिया अदर मीन्स, अन्य तरीकों से। मेरी बात समझना, वो लोग कितने स्मार्ट और कितने क्लेवर थे। ऐसा हुआ भी जब 90s में कंप्यूटर का दौर बढ़ा तो ईमेल आना शुरू हो गए। सबसे पहले ऑर्कुट आया, फिर फेसबुक आया। ऐसी टेक्नोलॉजी आज भी है ना, इंस्टाग्राम कहते हो तुम लोग जिसे प्यार से। अब सुनो ध्यान से, बात है 2012 की बात है, और महाराष्ट्र के शिवसेना के बड़े पॉपुलर लीडर थे बाला साहेब ठाकरे। इनकी डेथ हो जाती है 2012 में। अब क्या हुआ कि इनकी डेथ होने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में प्रोसेशन निकलता है। प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है ना, कि अर्थी लेकर के जाते हैं। तो जो अर्थी लेकर के चलिए जाते हैं, तो जब जुलूस निकलता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पूरा महाराष्ट्र हो जाता है क्लोज, बंद। जैसे अभी कल परसों बरेली बनता ना, तो बरेली तो अच्छे काम से बनता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई डेथ या खराब चीज हो जाती तब भी। तो समस्या ये आई कि एक लड़की ने, हु वाज अ लॉ स्टूडेंट, उसने फेसबुक आईडी खोली और पालघर की वो रहने वाली थी, और उसने एक पोस्ट डाल दिया कि यार थोड़ा सा देख ही लेते, मतलब इनकी डेथ होने की वजह से सब स्टक हो गए, मेरे मम्मी पापा जॉब पे नहीं जा पा रहे, मैं नहीं निकल पा रही, ये सब। मतलब उसने जेन्युइन बात कर ली कि जब पता था इतना जाम हो जाएगा तो ये बाहर से निकाल लेते, सब मैनेज कर लेते। उसने पोस्ट किया फेसबुक पे। मेरी बात ध्यान से समझना, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लेके जा रहा हूँ तुम्हें। दूसरा क्या हुआ, इसी फेसबुक पोस्ट को ना उसकी एक फ्रेंड ने लाइक कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों लड़कियों के खिलाफ एफआईआर लिख दी, और एफआईआर लिखने के बाद मामला यहाँ तक आ गया कि इनकी पोस्ट तो डिलीट हुई और इन्हें अपनी जमानत भी करानी पड़ी। अब सोचो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपसे एक बहुत बढ़िया चीज पूछ रहा हूँ, फिर मुझे बताना इसका मतलब क्या है। फास्ट, ठीक है। आप बताओ फास्ट का मतलब क्या है। फास्ट का मतलब व्रत, तेज कह सकते हैं, फास्ट माने तेज। और आप बताओ, और आप कुछ और बताओ, जो बताओ आपको, जो भी लगता हो आपको। फास्ट मतलब बहुत तेज हो, जो भी मतलब ऐसा कुछ भी। और इधर कोई फास्ट बताओ इधर, तो देखो मैं लेके जाता हूँ सीरिया सिंगल पे। गुड लॉयर आइए। क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। अच्छा, फास्ट का मतलब व्रत भी होता है ना। हाँ चलो, हाँ मतलब जो मैं चाह रहा हूँ। हाँ चलो, इधर से बताओ पीछे से। फास्ट मतलब आज की क्लास की स्ट्रेंथ अगर 60 होगी ना, तो 60 बच्चों के दिमाग में से 5-6 को छोड़ के फास्ट का मतलब कुछ और ही आया होगा। आप ध्यान से सुनना, ये जो इसने ईमेल करा और आर्टिकल 19 बने चल रहा था, उस समय पे एक एक्ट था, आईटी एक्ट। कौन सा एक्ट था? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिससे तुम्हारा व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक सब चीजें गवर्न होती है। गवर्न मतलब रेगुलेट होती है। ध्यान से समझना, उसके अंदर एक धारा है 66A, और इस धारा में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा शब्द जो इंसल्टिव लगेगा, उसके तहत उस व्यक्ति को जिसने वो शब्द लिखा है सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन वो शब्द क्या होगा, कौन सा होगा, इसकी पूर्णता परिभाषा कोर्ट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ब्यूटीफुल वाला एग्जांपल दे दिया, ये कैसे डिफाइन करोगे? फास्ट को अगर रोड पे ले लें तो किसी के लिए 40 की स्पीड भी बहुत है, किसी के लिए 60 की स्पीड भी कम है, किसी के लिए 120 किलोमीटर की स्पीड भी कम है, वो तो कहता है मैं 200 चला लूँ। तो हर ऐसे वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, ये 66A आईटी एक्ट का प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। और एग्जाम्पल दूं, कपिल शर्मा करे तो वाह भाई वाह, मजा आ गया, और तुम कर दो तो बेइज्जती। कपिल शर्मा बेइज्जती तो करता है, तब तुम लोग ताली बजाते हो, हाँ। पापा भी तुम्हारे, और यही तुम कहते हो पापा मेरा दोस्त बहुत घटिया है। कैसे दोस्त हो तुम, अपने दोस्त की बुराई कर रहे हो, समझे? तो कहने का मतलब ये है, इस सेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन कर रही थी। इस वजह से 66A आईटी एक्ट को कैंसिल कर दिया गया। आप समझे बात को? लेकिन जो श्रेया सिंघल थी, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। शी वॉज अ लॉयर, उन्होंने एक केस फाइल किया, उनकी मम्मी भी लॉयर थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही थी, श्रेया सिंघल, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे वर्ड जिसका मतलब नहीं लिखा हुआ है, लॉ हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर लॉ का कोई भी मतलब क्लियर नहीं है तो वो अराजकता है। अराजकता मतलब आर्बिट्ररीनेस। एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हारे पापा ने कहा जाओ पानी ले आओ, अब तुम गए भैया गिलास में पानी लेने, ठीक है,
अब तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम एक लोटे में पानी लिया है, पापा ने कहा मैं कैसे पीऊंगा, गधे दोबारा जा, ठीक है, या गधी दोबारा जा, समानता है देखो, गधा गधी दोनों। उसके बाद तुम वापस गए, अब तुम सिर्फ 1 गिलास पानी ले आए, तो पापा ने कहा मुझे 1 गिलास पानी नहीं पीना था, 2 गिलास पानी पीना था, जब वो गिलास दोनों लाना चाहिए था। जब तक तुम तीसरी बार वापस आए, पापा के 2 दोस्त और आ गए, अब तुम और परेशान, यार ये चल क्या रहा है। तो अगर वो तुम्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे देते बेटा 2 गिलास ज़्यादा पानी ले आना, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, तो तुम बड़ा वाला जग भी ले जाते। तो यही 66 IT एक्ट को समझो। इसमें जो वर्ड लिखा था इंसल्ट, उसका कहीं मीनिंग ही नहीं लिखा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसल्ट मानी जाएगी। उस लड़की ने सिर्फ एक भाव प्रकट करा, उसने अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं करी, कुछ नहीं लिखा। उसने ये लिखा कि ये जुलूस जो है वो शहर के बाहर से भी तो निकाला जा सकता था, तुमने उसको नाप दिया, तुमने कह दिया ये तो इंसल्ट कर दी इसने, हेट स्पीच दे दी। तो इसी वजह से 66 IT एक्ट को कैंसिल कर दिया गया। समझ में आई? 19 बने, आज भी मुद्दा बना हुआ है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो एक और चीज आ रही है जिसे बोलते हैं प्यार से राजद्रोह। सुना है इसके बारे में? सुना है? पढ़ते नहीं हो, सुनोगे कहां से? चलो, SEDITION धारा 124A सुनिए किसी ने? IPC, लॉ वाले विद्यार्थी छात्राएं लॉ वाली बताएं, 3 है कि 2? अब वो तुरंत गूगल कर रही है, फटाफट कर ले, तू कर ले, तू, वो सर मुझे देख रहे हैं तो तू कर ले, हम भी पीछे बैठे हैं भाई। चलो मैं बताता हूँ, 124 से भी यही बात कहता है, इसका मतलब है राजद्रोह। आपने बहुत सुना होगा कि इस धारा को हटाने की बात चल रही है, मैं 30 सेकंड में बता देता हूँ। इस धारा का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई भी ऐसा वर्ड जिससे इंसल्ट या एनॉयंस होगी सरकार को, तो सरकार आपको उठा करके 7 साल या आजीवन जेल में डाल सकती है, ठीक है। अब मैं तो प्रूफ करता हूँ कैसे करके, बहुत अच्छे से प्रूफ करता हूँ, ठीक है। अभी की सरकार अच्छी सरकार है या खराब सरकार है, बताओ। कितने लोग कहते हैं कि अच्छी है, ठीक है। कोई ऐसा जो खराब वाला क्या? कोई भी ऐसा? अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बताओ कोई भी ऐसा, ठीक है ना। अरे कोई तो होगा। अच्छा, इससे पहले की सरकार अच्छी थी या खराब थी? सरकार खराब और अच्छी थोड़ी पॉलिसी तो भावनात्मक जुड़ाव नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ 124 की धारा प्रूव कर रहा हूँ मैं। कैसे? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, वर्तमान सरकार कितने लोगों को अच्छी लगती है, वो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, ठीक है। बस बाकी के हाथ नीचे, मैं अपना समझ गया, तुम्हें नहीं पसंद है ना, तुम 124 का अपराध कर चुके हो, चलो आज ये है 124 की पावर। आपने कुछ भी जरा सा कन्वे कर दिया और गवर्नमेंट को लगा यार ये गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, तुम्हें गवर्नमेंट नाप देगी। अब तुम ये बताओ, इतना खतरनाक लॉ इंडिया के अंदर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना। इसीलिए तो अभी 2023 में नए 3 बिल आए हैं, उन बिल में सेडिशन को खत्म कर दिया, मुबारक हो। अब तुम खुल के कह सकते हो सरकार ऐसी थी, सरकार वैसी थी, पर सरकार के सामने ही मत कह देना जाके। और नेपाल वाले मामा ने कह दिया तो फिर तो उन्हें जेल ही हो गया। चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल 19 के पास ना खुद को बचाने के ग्राउंड भी है। जैसे आर्टिकल 19 बने में मेरा सवाल आपसे ये था, जो मैंने पूछा था कि किस हद तक तुम्हें फ्रीडम प्रदान किया गया है, तो तुम्हें तुरंत जवाब देना चाहिए सर 8 पॉइंट दिए गए। कहां दिए गए मैं बताता हूं। किसी के पास बेयर एक्ट हो या कोई ग्रुप में जो पीडीएफ मैंने भेजी उसको ओपन करके देख सकता है, उसमें आर्टिकल 19 का 2 पड़ा हुआ है। आर्टिकल 19 के 1 के नीचे 1 2 ABCDEF लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 19(2). उस 19(2) को पढ़ो जरा। आप हैं ग्रुप में दोनों लोग, चेक कर लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि उसमें ऐसे 8 ग्राउंड दिए हैं जो तुम्हें ये बता देंगे कि तुम किस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच दे सकते हो। फिर मैं तुम्हें अखबार का केस बताता हूँ, अखबार का केस। जो लोग सोने का प्रयास कर रहे हैं वो ना सोए, अभी थोड़ी देर रसमलाई बनेगी। यही होता है ना जागरण में और बाकी सब जगहों पे, जैसे कुछ श्रद्धालु होते हैं ऐसे टप से बोल रहे होते हैं, तो कहता है बस बस होने वाला है, होने वाला है, फिर साफ बटेगा। इधर तो सम्मान मच्छरदानी नहीं रहेगी, बस बाकी सब सोने के इंतजाम में ऐसे। अरे वो होता ही, सभी लोग ऐसे बैठे। बागा बॉर्डर पे पोस्टिंग है, 12 घंटे खड़े रहते हैं ये लोग। चल कोई बात नहीं, कैसे ही बैठो लेकिन एंजॉय करो, खासकर लेक्चर को। हाँ 19(2) पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा 19(2)? के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या हुआ? अच्छा इंक, गुड, ये आप अपने पास से लाई हैं?
ये लीजिए, पीछे दोनों मार्कर दे दीजिए। इसमें वही भरना जो पहले से इंक भरना जानता हो, क्योंकि मेरे मुंह पे कई बार इंक आ चुकी है ऐसे खोल के। घर वाले कहते हैं नीला मुंह करा क्या है, काला ही करा क्या, जोक था। फाइनली 19 के अंदर 8 ग्राउंड दिए हुए हैं। देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की प्रतिष्ठा और पब्लिक रिलेशन, यानी हमारे देश के किसी दूसरे देश से फ्रेंडली रिलेशन है, या फिर पब्लिक मैटर्स में, या फिर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस में, मैं आसान किए देता हूँ। अरे क्या हुआ, वापस आ जाओ भाई। 19 के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां तक है जहां तक देश की संप्रभुता, अखंडता, निष्ठा, दोस्ती, भाई बंधुत्व, व्यभिचार, ये सब अफेक्ट ना हो। बात आई समझ में? किस किसने आर्टिकल 19 पहले पढ़ रखा है? कोई है ऐसा? आपने पढ़ा है? उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि फ्रीडम दिया जाएगा मीडिया को? गुड। अच्छी हो, सारी अभद्रता अखबारों में ही आती है, सुबह देखा करो, निकलती है ना उसमें। चाकू से मार दिया खुद की प्रेमिका को, ठीक है, पूरी प्रेमिका के भैया ने मार दिया प्रेमिका के पूर्व पति को। हाँ अच्छा, इंसल्ट हो गया। इंसल्ट तो है, प्रेमी मर गया, प्रेमिका की इंसल्ट। आप समझी नहीं, आप आंसर ठीक दे रहे, मैं भी इसको डिफाइन करता हूँ। लिखा कहीं नहीं है आर्टिकल 19 में, ये इम्प्लाइड है, समझा जाता है, ठीक है ना। आइए बताता हूँ कैसे। जैसे आप में से किसी का प्रीलिम्स निकलेगा, अभी एग्जाम दोगे, तो उसके बाद पापा कहेंगे तो आप कहोगे, तो पापा कहेंगे हाँ, इसका मतलब हो गया, और तुम्हारा मुंह नीचे, तो इम्प्लाइड है भैया, नहीं हुआ। तो बात समझे? यानी कुछ चीज़ें जो एक्सप्रेस कर देती है, समझना चाहिए। अभी लिखा थोड़ी है तुम्हारे चेहरे पे, ना तुम बोल के बता रहे हो, लेकिन वो समझ गए। लाओ मार्कर दो, घर नहीं ले जाना। अच्छा भर लो, पहले भर लो। मुझे लगा एक एक उधर। हाँ मिल ही नहीं रहा आर्टिकल 19। वाह, आप इसको ओपन करके दिखा दीजिए। देखो तुम सब लड़कियां मुझे जज मत करना है, मार्कर नहीं खोल पाए। हाँ टाइट है, टाइट है, काफी टाइट है। मुझे लग रहा है तुम लोगों ने भरपूर प्रयास तो करा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दूसरा वाला खुल गया, दूसरा वाला ओपन हो गया। लाओ मैं एक मार्कर से पढ़ा दूंगा, रहने दो मैं एक मार्कर से पढ़ा दूंगा, उसे खोलना ही नहीं मुझे। लो पकड़ो, नहीं खुलेगा, बहुत टाइट है। वही वाला फिल कर दीजिए आप। अपने कपड़ों को खराब मत कर लेना, मेरा चेहरा हो चुका है 1-2 बार, ऐसे ही नहीं, ऐसी शक्ल हुई। हाँ हो गया, कोई बात नहीं, चलो एक तो चल गया। इसकी कैप भी दे दीजिएगा ना। अरे वाह, सफेद इंक भरी गई है। चलेगा चलेगा। बिना मार्कर के पढ़ लेंगे हम लोग। मैं बोल लूँगा, मेरे पास ठीक है। नहीं खुला ना, ज़्यादा फोर्स मत लगाना, कहीं पता चले पड़ोसी के मुंह पे लग गया, 2 दांत गायब। ताकत की कमी नहीं है, लेकिन सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा। उसे ट्राई करके देख लो, अगर इफ नहीं ओपन हो रहा है देन नो इशू, ठीक है। चलो मैं आगे लेके चलता हूँ तुम्हें अखबार वाले किस्से पे, ठीक है। प्रोजेक्टर नहीं लगा है, लेकिन चल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्राइम मिनिस्टर थी, हाँ चलो वो कोई बात नहीं, वो 2 लोगों करने तो, पूरा क्लास सहयोग मत करो। इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर कुछ नहीं लिखा है लेकिन इमेजिन करो, ठीक है। किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं आएगी। आप कहानी सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक अखबार में कितने पन्ने होते हैं? महत्वपूर्ण सवाल। हमेशा फिक्स्ड नहीं रहते हैं। एवरेज बता दो, एवरेज बता दो। इधर वाले बच्चे कितने बता रहे, पहले एक जरा बताओ। 25 कितने? 20। कौन सा अखबार आता है बिटिया? दूसरों घर के अखबार स्टेपल कर लेती हूँ। 20। चलो 16 किसने बोला? हाँ 16 सही।
कल भी मैंने कोई सवाल पूछा था आपसे, नहीं आपसे नहीं पूछा था, वो थोड़ी और आपसे पीछे काले रंग का चश्मा, डार्क कलर का सूट, चल छोड़ो। अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो देखो मेरी अच्छी है। वापस आ जाओ। अखबार में जितने पन्ने निकलते हैं वो रेगुलेट कौन करता है, बताओ। सवाल बड़ा अच्छा है। अखबार में जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं क्या उसको रेगुलेट किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कौन करता है? ऐसे समझो, तब आएगा मजा। ठीक है, बताओ। अखबार में जैसे 16 पन्ने ऑन एन एवरेज निकलते हैं, उठा लीजिए उठा लीजिए। प्रेस खुद करेगी, प्रेस खुद करेगी? अच्छा, प्रेस अगर खुद करेगी तो ये प्रॉफिट बहुत कमा लेगी। सोचो उसने 20 पेजेस का न्यूज़पेपर निकाला, उसे विज्ञापन से पैसे मिलते हैं, तो पता है ना। अब वो 20 की जगह 30 पन्ने का निकालेगी और 15 पे विज्ञापन निकालेगी, तो वो ऐसा भी तो कर सकती है। तो फिर इसके लिए भी एक अधिनियम है जिसे बोलते हैं प्रेस रेगुलेशन एक्ट। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने ये जो न्यूज़पेपर वाला मसला था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय पे उन्होंने न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म करने का प्रयास किया था। बताता हूँ कैसे हुआ। ये था कि इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट न्यूज़पेपर आए दिन आर्टिकल निकालता रहता था, समझते हो ना, कि ये ऐसे हैं, इन्होंने देश के लिए ये कर दिया, जो भी है। न्यूज़पेपर आज भी क्रिटिसिज्म करता है, फेयर क्रिटिसिज्म कर सकता है, अलाउड होता है। तो इसके लिए प्लान बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि यार इस न्यूज़पेपर को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या आइडिया दिया, ठीक है, ध्यान से सुनो, विच वॉज वेरी ग्रेट। अब चल रहा है, देखो चला गया, चल जाए तो ठीक है। अरे गजब, अब तो इसका हीमोग्लोबिन आपने 17 कर दिया। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर हमने अभी बात करी थी स्पीच की, अब हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की। ठीक है, न्यूज़पेपर का मतलब मीडिया। और मैं ये भी बताऊंगा कि अभी बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है, ध्यान से समझना, विजन के करंट अफेयर। इंदिरा जी ने बोला, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेन व्यक्ति ने बोला कि 62, 65, 71 के युद्ध लड़ने के बाद हमारे पास खत्म हो गया है पैसा। क्या खत्म हो गया है? पैसा। और उस समय आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जो न्यूज का पेपर होता है ना, पेपर, कागज, ये आता था यूएस मैक्सिको से। ठीक है, और जब यूएस मैक्सिको से ये पेपर इंडिया में आता था तो यूएस मैक्सिको को हमें पे करना पड़ता था फॉरेन मनी। ये तो क्लियर है ना कि भाई आप उनको किस करेंसी में दोगे, जो करेंसी उनकी चलती है, सिंपल सी बात है। नमस्कार सर। तो फॉरेन मनी जो है, सामने देखो किसी के इधर, फॉरेन मनी जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, उन्होंने कहा देखो हमने ना 3 वॉर लड़नी है, 62, 65, 71 और एक आध वॉर और हो ही जाएगा, उनका ऐसा कहना। उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर के लिए हम जो फॉरेन है ना ये मंगाते हैं, जो बाहर से यूएस मैक्सिको से, हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, हम ये ना कागज नहीं मंगा पाएंगे। तो उस समय पे उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो 11 या 12 पन्नों का ना न्यूज़पेपर है, या तो तुम इसको बंद कर दो, या तुम इसको कर दो 3 या 4 पेजेस का। ठीक है, इतने कम पेजेस का। इसी मामले को लेकर के, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का केस था, और फंडामेंटल राइट में इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय स्टेट थी, और जब कोई भी स्टेट तुम्हारे अधिकार छीनती है फंडामेंटल राइट, तो तुम कहां जा सकते हो? आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यही हुआ भाई। अखबार वाली जो थे, अखबार वाली जो कंपनी थी वो पहुंच गई, और इस केस का नाम तुम्हें याद होना चाहिए, इसे बोलते हैं बिनीत कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अगर तुम में से किसी को थोड़ा भी आइडिया हो कि बिनीत कोलमैन कौन है, तो माय डियर फेलोज, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता है उसके मालिक ये। अब समझे, टाइम्स ऑफ इंडिया बरेली में आता है, ठीक है, पीलीभीत में भी आता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक बिनीत कोलमैन ने एक केस ले गए उस समय, और इस केस में हेल्ड हुआ, यानी इस केस का जजमेंट आया, तब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि कभी भी कोई गवर्नमेंट न्यूज़पेपर के राइट को कर्टेल नहीं कर सकती, पर हाँ नंबर ऑफ पेजेस फिक्स कर सकती है। वो इसलिए ताकि न्यूज़पेपर कमर्शियल विज्ञापन करके ज़्यादा मुनाफा ना कमा ले, क्योंकि वो न्यूज़पेपर के पन्ने बढ़ाएंगे तो 30 पन्ने हो गए, तो कस्टमर को जो न्यूज़पेपर 6 रुपए में मिल रहा है वो 12 का मिलेगा। तो बात आई समझ में। इसलिए बिनीत कोलमैन का केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यानी हमारे पास अखबार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब तो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने देख रहे हो क्या करने का प्रयास किया था। तो मुबारक हो, 2023 में बैठे हो तो 1975, 78, 2001 में तो बड़ा मजा आता है। नहीं 2001 में तो रहे होगे, मिटा दूं, आगे बढ़े।
ये समझ में आ गया? चलो अब एक और मुद्दा जो कि बड़ा ट्रेंडिंग है और वास्तव में लाजवाब है, जिसे मैं बोलता हूं ठीक है, ओटीटी में मैं तुम्हें समझा देता हूं ओटीटी किसे कहते हैं, अभी तुम खुश हो जाओगे। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आज के समय पर गवर्नमेंट YouTube और OTT को कंट्रोल कर रही है? कोई उसके पास एक्ट है, कोई अधिनियम है? भाई YouTube पे कोई भी आता है और मुंह उठा करके गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी कह जाता है, चाहे भले ही वो 5वीं फेल हो, उसे बोलने का अधिकार है, फेयर क्रिटिसिज्म है, लेकिन वो पढ़ता लिखता नहीं है, बस उसने दूसरों की बातें सुनी, आया YouTube पे वीडियो बनाई और ज्यादा कुछ होने पे YouTube से वीडियो रिमूव कर दी और एक वीडियो और डाल दी कि मैं भाई आवेग में आके बोल गया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में क्या ये आता है, और अगर आता है तो कौन से लॉ से इसको कंट्रोल किया जाता है? बताओ। नहीं आता तो है तो कहां, कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे ये बता दीजिए, प्रक्रिया बताइए। साइबर क्राइम नहीं, साइबर क्राइम अलग चीज है। जैसे आपने यूपीआई अपने फ्रेंड को दिया, ले तू अपने में पैसे ट्रांसफर मार ले, पर उसने कहीं और ही ज्यादा पैसे ट्रांसफर मार दिए, तो साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम का मतलब थोड़ी देर दोस्त को व्हाट्सएप दिया, उसने बारकोड स्कैनर से स्कैन कर लिया, अब तुम्हारे सारे दस्तावेज पहुंच रहे हैं उसके पास। हाँ तुम इधर आओ, कहाँ खो गए? बताओ, ये मुद्दा है। अभी हमने देख लिया कि भैया तुमने स्पीच दी थी श्रेया सिंगल के मैटर में, तो क्या हुआ, उसके बाद हमने न्यूज़पेपर भी देख लिया, लेकिन ये कैसे छूट रहा है, इसको कैसे छोड़ दें? ये तो ट्रेंडिंग मुद्दा है, कोई भी आ जाता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने, आ जाता है ना कोई, तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या कंट्रोल इसे करना चाहिए? क्या लगता है, क्या लगता है? शुड गवर्नमेंट कंट्रोल दिस और नॉट? कंट्रोल करना चाहिए। एग्री करते हो? कितना और किस हद तक? सवाल मेरा वही है, ब्यूटीफुल वाला एग्जांपल भी वही है। आपको जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे, जब भी जीवन में आगे भी, तो आपको सिंपल सी बात लिखनी है, सर आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंदर उप अनुच्छेद जो होता है उसमें 8 आधार, 8 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। ये ग्राउंड तय करते हैं कि इसने उल्लंघन किया है या नहीं किया है। बात आए समझ में? ये 8 ग्राउंड रट लेना, सोवरेनिटी संप्रभुता, देश की अखंडता, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी सुरक्षा, पब्लिक रिलेशन दूसरे देश से फ्रेंडली रिलेशन, ये सारी चीजों पे अगर तुम आके कमेंट कर गए तो ये तुम्हें उठा करके जेल पहुंचा देंगे। और इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, इनके पास लॉ की कमी नहीं है, सबसे बेहतरीन लॉ ये रहा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 90 दिन पुलिस मारेगी जेल के अंदर, उसके बाद पुलिस तुम्हारे घर वालों को बताएगी कि 90 दिन से बच्चा हमारे पास था, बिना चार्जशीट फाइल करे, बिना एफआईआर फाइल करे, सिर्फ शक के बुनियाद पर एनएस। समझे बात? तो ये है एक्ट। अभी तो सिर्फ एक ही सब शुरू हुआ है, अभी तो टाइम भी बचा है ना अपने पास। हाँ है 15 मिनट है, अभी तो हम टोल प्लाजा तक पहुंचेंगे, एक और केस भी पढ़ेंगे। हाँ हाँ प्लीज, अरे श्योर पूछिए प्लीज। किससे किससे सजा हो जाती है? आपका खुद का एक्सपीरियंस है या आपने YouTube शॉर्ट देखा? सच में कुछ हुआ है ऐसा जानने में आपके? IAS सर्च किया, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा सुना? हाँ हाँ किसकी? अच्छा बॉम्ब बनाने की वीडियो। अच्छा इस तरीके की अगर कोई वीडियो, अच्छा टॉपिक उठाया। इनके कहने का मतलब ये है कि सर अगर कोई YouTube पे ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो क्या उसके लिए भी NSA वगैरह में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। इसीलिए YouTube प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ने पास कर दिया है OTT लॉ। अब YouTube पे जितनी वेब सीरीज है वो क्या बोलेंगी, कितना क्या करेंगी, जैसे मूवीज होती है ना, मूवी से पहले लिख के आता है U/A, कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट। ये कौन देता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC देता है। ऐसी OTT के लिए बॉडी बना दी है। अब आप YouTube पे ऐसा कचड़ा कम देखेंगे। प्लस YouTube पे एक ऑप्शन और है, रिपोर्ट। अब पता है आपको क्या होता है? पहले ये होता था कम से कम 1000 लोग रिपोर्ट करते थे, अब अगर 2 लोग भी ना रिपोर्ट कर दें तो वो वीडियो स्ट्राइक डाउन हो जाती है।
तो स्ट्रिंजेंसी आ रही है लेकिन कोई फिक्स लॉ नहीं है। बात आई समझ में? कभी भी आर्टिकल 19 पे आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बैलेंस आंसर लिखना है कि गवर्नमेंट अपने बेस्ट जीनित पे है, पराकाष्ठा पे है कि वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन अभी भी लेक्यूना है, यानी उसमें खामियां हैं। बात आई समझ में? दूसरी सबसे बड़ी खामी, गवर्नमेंट ने यूट्यूब कंट्रोल कर लिया, इंस्टाग्राम कंट्रोल कर लिया, आज गायत्री ने नई ऐप बना दी, ठीक है, गायत्री.com प्राइवेट लिमिटेड, आए और यहाँ पर हमसे क्लासेस पाएँ, ऐसी ऐप बना दी। अभी उसमें ऐप के नाम पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसमें इन्होंने प्राइवेट भी रख रखा है, वो ऐप की वीडियो कोई देख भी नहीं सकता है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? ये भी सवाल है। अभी ये मुद्दा और है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसपे लॉ कमीशन जो अभी 22 है ना, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, सबमिट करेगा और देगा। तो आप द हिंदू या अच्छा न्यूज़पेपर कोई भी हो, प्लीज़ पढ़ते रहा करो, तो आपको ये सब चीज़ें ना बड़ा अच्छे से कनेक्ट करेंगी। ये सब मैं खुद से ही बनाता, मैं हमेशा न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ, अच्छे आर्टिकल पढ़ता हूँ, और बाकी बुक्स की नॉलेज ठीक ठाक हो गई है तो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। गवर्नमेंट के लिए सर वो मतलब कुछ भी बोलते हैं और सर तो किसी को तो दिखाने के लिए करते होंगे ना, अगर उन्हें प्राइवेट लगा है तो उसमें भी कुछ लोग मतलब होंगे ना इन्वॉल्व। 1000 बच्चे इन्वॉल्व हैं, 1000 बच्चे अपने किसी भी नाम से आईडी बना के आ जाए, तब आप कैसे पकड़ोगे? जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप नंबर छुपा लो, नाम छुपा लो, सब कुछ छुपा लो, आइडेंटिटी पूरी छुपा लो, और आप एक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोवोक कर जाओ, किसी को भड़का जाओ, और आपके भड़काने की वजह से वो शहर में बलवा कर दे, कैसे पकड़ोगे? तो गवर्नमेंट इसको लेकर ना स्ट्रिंजेंसी बना रही है, गवर्नमेंट इसको लेकर के कठोर नियम बना रही है। अभी आज की डेट में गवर्नमेंट के लिए ना सामने खड़ा इंसान समस्या नहीं है, जिस इंसान की आइडेंटिटी गवर्नमेंट नहीं पकड़ पा रही है, समस्या वो बन गया है। तो बात आई समझ में आपको? ये चीज़ एक बड़ी नेशनल इशू है। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद 19 अभी हमने सिर्फ 1A को कवर किया है, यानी स्पीच देख ली, एक्सप्रेशन देख लिया, ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति और हमारे आदान प्रदान, जिसे हम कहते हैं कि एक्सप्रेशन, भाव, ये सब देख लिए। अब आ जाओ 19 का एक चीज और है। दूसरी बात, ऐसे लिखना कि इसके अपवाद यानी इसके एक्सेप्शन कहाँ दिए हैं? 19(2) में। कितने दिए हैं? 8, और वो 8 के 8 ऐसे रेखा बना के लिख लेना, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे रहेंगे। समझ रहे हो? ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। अब आ जाओ 19(1)(b), ये क्या कहता है, कोई बताएगा? 19(1) का बी क्या कहता है? मैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, बताओ। वेरी गुड, सही बताया आपने, शांतिपूर्ण सभा। ठीक है, अब ध्यान से समझना और मुझे बड़ा अच्छे से सोच के बताना। आज मैं बड़ा शांति से 4 बजे एक सभा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या कोई अच्छी जगह ले लेते हैं, ठीक है ना, श्यामतगंज ले लेते हैं। श्यामतगंज में मैं बड़ा अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से 4 बजे एक सभा कर रहा हूँ, सभी लोग बिना किसी शोर शराबे के 4 बजे बॉम्ब बनाना सीखेंगे। मैं आपकी बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब आप जो बात कह रही हैं मैं उसे और एक्सपेंड कर रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 19(1)(b) तुम्हें शांतिपूर्ण जो सभा करने का अधिकार दे रहा है, ये वो सभाएं होंगी जो किसी धार्मिक कार्य के लिए तुम कर सकते हो, जन चेतना के लिए कर सकते हो, शिक्षा के लिए कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि आओ भाइयों बहनों सरकार के विरुद्ध एक सभा करते हैं, क्या कर सकते हो? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन होता उल्टा ही। हाँ, इंस्टाग्राम चलाएंगे सर आप? क्या? हाँ, क्या कह रही हैं आप? हाँ, लेकिन रिपोर्ट नहीं करती होगी आप ऐसी वीडियोस को, और शेयर कर देती होगी, देख देख एक और आगे। हाँ, देखा। चलो, व्हाट्सएप पे इसीलिए आपको पता है ना, फेक आर्टिकल जल्दी सर्कुलेट होता है, और गवर्नमेंट ने उस फेक आर्टिकल को बचाने के लिए व्हाट्सएप पे टिक दे दिए, टिक। अगर फेक आर्टिकल होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है स्कैम, या उस पर डबल टिक ग्रीन वाले नहीं लगे होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे सर्कुलर चल रहे हैं कि भारत ये था, वो था, भारत के साथ ऐसा हो गया, भारत को ये वाला वर्ग आगे ले गया, ये वाला वर्ग पीछे ले गया, मतलब सच ऑफ फुलिशनेस थिंग। कभी भी व्हाट्सएप की चीज़ को ऑथेंटिक मत मानना, ये पता है ना आपको, आप लोग पढ़े लिखे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो, कहीं पता चला व्हाट्सएप पे निकला एग्जाम कैंसिल, बोले अरे लो UPSC खत्म। तो व्हाट्सएप आपको कोई लाभ नहीं देगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, 19(1)(b) के अंदर मुझे आप एक सबसे बेहतरीन चीज जो है वो बताओ। हम लोगों ने बाबा साहेब ठाकरे का केस भी डिस्कस कर लिया, गुड। जो सरदार होते हैं यानी सिख कम्युनिटी होती है, वो कृपाण लेके जाती है, ठीक है, उन्हें कृपाण रखना क्यों अलाउड है?
ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रख सकते हैं। धार्मिक कारण है, रख सकते हैं। अमेरिका में 2 साल पहले एक सिख कम्युनिटी के पीपल्स जो कि वहाँ सर्विसेज में थे, साफ मना कर दिया, यू कांट कीप टर्बन यानी पगड़ी एंड यू कांट कीप कृपाण। अब बताओ वो क्या करेंगे विदेश में, क्या करेंगे वो विदेश में? विदेश के लॉज है तो उनको वही मानने पड़ेंगे। मानने पड़ेंगे पक्का। वो वहाँ पे अगेंस्ट नहीं जा सकते उसके, नहीं जा सकते। कभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 मिलता है सिर्फ भारत के, इसलिए तुम्हें भारत के अंदर ही ये सब मिलेगा। यूएसए के जो लॉ है वो तुम्हें मानने पड़ेंगे। वहाँ जाकर के तुम नहीं कह सकते भैया हम तो कृपाण रखते थे, यहाँ कृपाण रखेंगे, अलाउड नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेकिन ये सवाल आता है प्रीलिम्स में कि इंडिया के अंदर किसी कम्युनिटी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो क्या सिख कृपाण रख सकते हैं? तो यस कर देना, अलाउ, यस अलाउ है। क्यों? क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है और वो उनके रिलीजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई सिख नहीं है, क्या वो कृपाण रख सकता है? नहीं, उसके लिए उसे रिलीजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये बात आई समझ में? चलो, अब क्या ये जो सभाएं हैं इनको रोकने का कोई प्रावधान है? तो है 19 का क्लॉज 3। देखो बड़े ध्यान से समझना, 19(1)(a) को रोकने के लिए 19(2), 19(1)(b) को रोकने के लिए 19(3). इसमें भी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भैया देश की अखंडता, सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, एक वर्ड और डाल दिया, पब्लिक ऑर्डर। ये जो पब्लिक ऑर्डर है ना, ये वो चीज है जिसे तुम प्यार से अपने घर पे मम्मी और पापा के मुंह से सुनते हो। क्या होती है धारा 144? जरा कुछ बताओ इसके बारे में। 7 मिनट है। क्या होती है? इमरजेंसी कुछ होती है, उस पर रोक लगाने के लिए। इमरजेंसीज पे रोक लगाने का मतलब गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी की घोषणा करी, आप उस पर रोक कैसे लगा सकते हो? आप ये कहो इमरजेंसी के दौरान या ऐसे देश के कोई हालात होते हैं जब, मैं इसका आपको उदाहरण दे देता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा कि 4 लोग एक साथ चुनाव के दौरान नहीं घूमेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? 4 ही लोग क्यों? सर क्योंकि जब 4 लोग होंगे तो 4 के व्यूज अलग-अलग होंगे और वो व्यूज 2 लोगों के भी व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। फिर और सोचो, आप आंसर ठीक सोचती हो लेकिन थोड़ा क्विक रिस्पांस दे देती हो, और अच्छे एग्जीक्यूटिव की निशानी है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तब भी तुम ऐसे प्रिटेंड करो पता है बताऊंगा जब तक मेरी बारी नहीं आएगी। मतलब बोलना है आंसर, लेकिन आपको 2-3 सेकंड का पॉज लेके बोलना है। पता चला डीएम साहब आए और भीड़ ने कहा तुम ही डीएम हो? हाँ मैं ही हूँ, हटो यहाँ से। तो कह रहे डीएम है, और तुम थोड़ा ठहराव रख के कहोगे हाँ बताइए मैं ही जिलाधिकारी हूँ, क्या समस्या है? तब गाँव वाले भले ही बात कर लें, वरना पथराव चलेगा दोनों तरफ से, डीएम साहब। चलो बताओ। ठीक है चलो, मैं ये 4 का कंसेप्ट बताता हूँ, 4 आया कहाँ से, तो मजा आएगा। वो भी एक और चीज, अभी एक और अंधविश्वास तुम्हारा टूटेगा। ये क्या है? ये क्या होती है जरा बताओ? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कितने लोग मानते हैं ये धारा 144 ही है, या दोनों में कोई भिन्नता है? बताओ। चुनाव से पहले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कौन है, किधर, गाँव? अच्छा हाँ, क्या कहा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है? चुनाव से। क्या होता है इसमें, रूल क्या होता है? यूपीएससी का ये फेवरेट मेंस क्वेश्चन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आई एम नॉट प्लेइंग एनी ब्लफ गेम्स हियर कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें बताऊं, नहीं, ये सब यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ग्राउंड्स हर साल इलेक्शन कमीशन निकालता है कि तुम कहीं भी अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसकी एक लीडर है, उन्होंने लखनऊ के अंदर स्टैचू बनवाए थे, उस स्टैचू पे जो कपड़ा पड़ा है ना, वो कपड़ा इसी ने पड़वाया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ने। बात आई समझ में? क्योंकि प्रचार बैन हो जाता है उस वक्त में, इसलिए यूपीएससी हमेशा पूछता है अगर चुनाव का टाइम पड़ गया और मेंस हैं तो पूछेगा इलेक्शन कमीशन क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सारी गाइडलाइन बताइए। ये क्वेश्चन आना तय होता है ज़्यादातर। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ चुनाव के टाइम लगता है, आपने ठीक बताया। धारा 144 तब लगाई जाती है जब लोक शांति भंग होती है। एक चीज और, कर्फ्यू क्या होता है ये भी बताओ भाई। कर्फ्यू 144 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी तो मैं ये भी पूछूंगा क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, कोविड क्या होता है, बताओ। क्योंकि पता है ना मुझे, घर जाके बुक खोलोगे नहीं जब तक यहाँ बैठ के डिस्कशन हो रहा है तो हो रहा है, वरना फिर ये कहोगे नोट्स तो आ ही रहे, और सर संडे को क्या करो पेपर भी दिया ना,
हम तो इतने आलसी क्यों, बस लवासना मत जाना वो हम चले जाएंगे। चलो बताओ। तो फिर कर्फ्यू और 144 में अंतर क्या है? ठीक है, गुड, ये आपने ठीक बताया। और कोई इसे कारण बताओ। मैं अब तुम्हें बताता हूँ। सीआरपीसी बनी है वकीलों के लिए और जजों के लिए, लेकिन उसकी धारा 144 जो है वो भैया सिर्फ और सिर्फ अधिकार है, डीएम ही लगाएगा। ये है तुम्हारी पावर। एक जज से जज की पावर लेने की क्षमता एक आईएएस में होती है, कलेक्टर में। धारा 144 में साफ साफ लिखा हुआ है कि धारा 144, उधर लॉ और एग्जीक्यूटिव आपस में हंस रहे हैं, देखा कहीं तो हम सुपीरियर है, ठीक है मैं समझ गया पीछे, लेकिन इधर देखो धारा 144 सिर्फ एग्जीक्यूटिव लगाता है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब या तो डीएम या सीएम। जज साहब कभी भी 144 नहीं लगाते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस। लेकिन कर्फ्यू की जो परिस्थिति होती है कि कर्फ्यू लगना है, ये डीएम भी लगा सकता है, जुडिशरी भी लगा सकती है, यानी हाई कोर्ट, सीएम भी लगा सकता है, ये सब लगा सकता है। बात आई समझ में? कोर्ट से ऑर्डर आ जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक का लॉकडाउन लग जाएगा, तो कोर्ट लॉकडाउन डायरेक्टली नहीं लगाती, स्टेट गवर्नमेंट से कहती है कि तुम लॉकडाउन लगाओ। क्यों कहती है? क्योंकि लॉकडाउन लगाने के समय स्टेट गवर्नमेंट या डीएम एक घोषणा करता है, धारा 144। अब आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि आप लोग जो बनने जा रहे हैं ना वो छोटी चीज़ नहीं हो, बस फर्क इतना है उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, इसके अपवाद और देख लेंगे। चलो अभी 2 मिनट है। अब बताओ 19(1)(c) क्या होता है? ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं? ABC का खा गा लिखा होता है, हम लोग गा पे आ गए, हिंदी भी लोग आ गए। 19(1)(c) क्या है? देखो 19(1) भी हमने खत्म कर दिया। पहले हमने देखा कि तुम बोल लो, फिर हमने देखा तुम बोलोगे कहाँ? असेंबली में। लेकिन तीसरा क्या है? क्या है बताओ? यही है, ठीक। एक दिन सभी क्लास के बच्चे इकट्ठे हुए, बोले सर हम नई गैंग बना रहे हैं। मैंने कहा क्या? बोले सरकार विरोधी गैंग। तो क्या आप ऐसी गैंग बना सकते हो? अच्छा नहीं बना सकते हो, तो मुझे एक बात बताओ, सरकार कैसे स्पेशल मिशन के लिए टीम और बटालियंस बना देती है? बताओ, क्या सरकार कोई भी एसोसिएशन बना सकती है? क्या निजी व्यक्ति एसोसिएशन यानी कि संगठन बना सकता है? बताओ, बना सकता है? कितने लोग कहते हैं हाँ सर निजी व्यक्ति बना सकता है? बताओ, सोचो, इसका एग्जाम्पल दूं? पॉलिटिकल पार्टी कौन बनाता है? अनुच्छेद 19(1)(c) ने तुम्हें पावर दी है कि तुम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना करके देश में चुनाव लड़ो। सबसे बड़ा अधिकार तो यही दिया हुआ है, लेकिन उस पर भी रोक के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं, ये समझ लेना। उस पर जो ग्राउंड बनाए गए हैं वो कहाँ मिलेंगे? 19D नहीं, इसके अंदर 19(4) के अंदर सेम ग्राउंड है जो 19(3) के अंदर थे, देश की अखंडता, संप्रभुता। लेकिन यहाँ एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट आया है कि आप कोई भी ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो किसी भी प्रकार से मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी का मतलब क्या होता है बताओ? वेरी गुड, के विरुद्ध हो। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कैसे। दिल्ली में एक बहुत बेकार जगह है जिसे गोस्टन रोड कहते हैं, स्वामी सत्यानंद मार्ग, सुना है किसी ने? जीबी रोड, सबने सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके, लैंडमार्क। और बी प्रैक्टिकल, यूपीएससी के स्टूडेंट हो। हाल ही में अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया। क्यों प्रोस्टिट्यूशन भारत में वैध क्यों है? कोई बता सकता है? उसका संबंध इससे बताओ। किसी ने पढ़ा था? लॉ वालों, आपने पढ़ा? एक ऐसा केस आया था कि प्रोस्टिट्यूशन को वैलिड कर दिया। अभी ये कोविड के जस्ट बाद आया था, क्योंकि कोविड के दौरान ये प्रोस्टिट्यूट्स और उस केस की लाइन है, मुझे पता है कैमरे के सामने क्या बोल रहा है, इसलिए नेवर फील अशेम्ड। उसमें ये लाइन लिखी हुई थी, प्रोस्टिट्यूट ने कहा कि ड्यूरिंग कोविड वी डोंट हैव इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी व्हेन पीपल्स वर अलाउड टू आइसोलेट, जब लोग आइसोलेट हो गए थे तो हमारा जो देह व्यापार है वो तो क्लोजनेस से चलता है।
ड्यू टू विच वी फेस कमर्शियल हार्डशिप, हमें कमर्शियल हार्डशिप हुई, तो उस चीज़ की वजह से हमारे इस व्यवसाय पे बहुत फ़र्क पड़ा। ऊपर से ये हुआ कि इस व्यवसाय को बड़ा गलत नज़र से देखा जाता है, आए दिन इनको पुलिस चौकी, पुलिस वाले, NGO बड़ा प्रताड़ित करते थे। तो इनका एक संगठन था, उसने मामला कोर्ट में लेके गए और तब कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रोस्टिट्यूशन वैलिड है, लीगल है। लेकिन कोर्ट ने इतना बड़ा अपराध लीगल क्यों करा होगा, जरा बता सकते हो? सोचो, दिमाग, आइडियोलॉजी, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हारे पास सोचने की शक्ति आ गई, इसका मतलब तुम सब्जेक्ट समझ रहे हो। जैसे तुम्हारी सोचने की शक्ति टीचर ने ले ली, इसका मतलब वही समझ रहा था। हाँ बताओ बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम भी हो गया, बताओ। सर, ये किसी इंडिविजुअल